नमस्ते दोस्तों। कोई भी काम असंभव नहीं होता है जब तक दिल और दिमाग में जज्बा होता है। इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। बिहार के दशरथ मांझी, जिन्होंने एक पहाड़ को काटकर रोड बना दिया, जिसके कारण उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। वहां पे रोड नहीं था और उसी दिन उन्होंने प्रण लिया था कि यहाँ पे एक रोड बनाऊंगा जो हमारे गांव से आने जाने के लिए आसान हो सके। और तब तक वो किसी की बात नहीं सुने। लोग हंसते थे, उनके गांव वाले हंसते थे, उनका मजाक उड़ाते थे, फिर भी वो है किसी का नहीं सुने और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर कर ही दम लिए। उसी तरह से आप जितना भी दुनिया बोलती है उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दें, और जब तक आपको खुद पे विश्वास है और जज्बा है, निश्चित ही आप सफल होंगे। इसी के साथ आज का हम लोग डिस्कशन शुरू कर लेते हैं। आज का डेट है 5 अप्रैल 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो सबसे पहला आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी केंद्र सरकार ने बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म के पंजीकरण के लिए माता और पिता दोनों के धर्म के विवरण को मांगा है। माता और पिता के धर्म को अलग से दर्ज करने के लिए कहा गया है। और यहाँ पे एक बात और जान लीजिए कि जो भी बच्चे गोद लिए जाते हैं उन पे भी यह नियम जो है वो सामान्य तरीके से लागू होता है। गोद लिए गए बच्चे के माता पिता के लिए भी इसी तरह के बदलाव किए गए हैं नियम में। ठीक है, तो यह नियम कब बनाया गया था? पिछले साल 11 अगस्त को संसद द्वारा पारित किया गया जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023। इसी के अनुसार से जो है जन्म और मृत्यु डेटाबेस को राष्ट्रीय स्तर पर बनाया जाने लगा और इसका उपयोग जो है वो राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्रार, ठीक है, ये नाम याद रखेगा, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को अपडेट करने के लिए उसमें मतदाता सूची हो गया, आधार संख्या हो गया, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, संपत्ति पंजीकरण और ऐसे अन्य डेटाबेस जिन्हें अधिसूचित किया जा सकता है। ये सभी चीजों के लिए जो है नए अपडेट किए गए और एक डिजिटल रिकॉर्ड भी बनाया गया जिसे पिछले साल 1 अक्टूबर को ही प्रभावित कर दिया गया, जिससे कि देश में सभी रिपोर्ट किए गए जितने भी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र हैं उसको केंद्र के नागरिक पंजीकरण प्रणाली, उसी को कहा जाता है crsorgi.gov.in के पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप से पंजीकृत किया गया। तो इसको हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे इस आर्टिकल में और क्या क्या नए प्रावधान किए गए हैं जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 में। ठीक है, उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, अभी लगातार जो है चुनाव से एक न एक आर्टिकल तो आ ही जाता है हर एक दिन न्यूज़पेपर में। तो अभी जो आया है ये वीवीपैट के बारे में आया है। तो ध्यान रखिएगा, वीवीपैट का फुल फॉर्म वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। तो इसी के लिए कहा जा रहा है कि वीवीपैट की केवल 100% पुनर्गणना की जाए। ऐसा कहा जा रहा है कि जब ईवीएम का उपयोग होता है वोटिंग के लिए, ईवीएम मशीन का, तो हर एक क्षेत्र में मात्र 20 से 30% का ही मिलान करने के लिए वीवीपैट का उपयोग किया जाता है। लेकिन इसी के लिए जो है विपक्षी दलों के द्वारा कहा जा रहा है कि अब 100% वीवीपैट का गणना किया जाना चाहिए, जिससे कि हम लोग भी जान सके, क्योंकि लगातार जो है अपोजिशन पार्टी के द्वारा कहा जाता है कि जो ईवीएम मशीन है वो विश्वसनीय नहीं है, इसमें छेड़छाड़ किया जा सकता है, सत्ताधारी पार्टी को अतिरिक्त लाभ हो सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी साक्ष्य भी नहीं मिल पाया है। ठीक है, तो दोनों चीजों को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे, ईवीएम और वीवीपैट के लिए क्या क्या नए परिवर्तन किए जा रहे हैं, जिससे कि सभी मतदाताओं के जो मूल्य हैं उसको सम्मानजनक बनाकर रखा जा सके और लोगों में विश्वास रखें हम लोग चुनाव के लिए। ठीक है, इसी के लिए जो है दोनों चीजों को हम लोग पढ़ लेंगे, वीवीपैट और ईवीएम के बारे में। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, सीबीएसई ने एक नया परिवर्तन किया है। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने का यह तरीका है कि सीबीएसई ने कक्षा 11, 11th क्लास और 12th क्लास के एग्जाम के लिए जो है परीक्षाओं के पैटर्न में कुछ बदलाव किया गया है। ठीक है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो तार्किक हो सके, क्योंकि 21वीं सदी की जो चुनौतियां हैं उसका सामना करने के लिए छात्रों की रचनात्मकता, तार्किकता, उस पर ज्यादा बल दिया जा रहा है। इसलिए जो है जो सिंगल वर्ड क्वेश्चंस होते थे उसके परसेंटेज को घटा दिया गया है। ठीक है, जैसे एमसीक्यू, केस आधारित प्रश्न होते हैं या फिर स्रोत आधारित एकीकृत प्रश्न होते हैं, जिस तरह से यूपीएससी में सवाल आते हैं या फिर स्टेट पीसीएस में, अगर उस समय से ही लगातार जो है हम लोग हर एक चीज को क्रिटिकली इवेल्युएट करेंगे, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट और नेगेटिव एस्पेक्ट को अच्छे तरीके से सोचेंगे, समझेंगे, जिससे कि आगे आने वाले बड़े एग्जाम में भी आपको लाभ होगा। उसी तरह से इस पैटर्न को चेंज किया गया है कक्षा 11 और कक्षा 12 के लिए। यहाँ पे प्रश्नों का जो प्रतिशत है वो 40 से 50% जो है इसी तरह से केस स्टडी से संबंधित या फिर एकीकृत प्रश्न से संबंधित
प्रश्नों को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। और वहीं जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते थे उसके प्रतिशत को भी 40 से 30% तक घटा दिया गया है, ठीक है, जिससे कि रटने की जो काम रहती थी, छात्रों के बीच में रटने पे ज्यादा ध्यान देते थे, उसको कम किया जा सके, लोग अच्छे तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को समझ सके, ठीक है। तो इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन, जिसमें सबसे पहला आर्टिकल जो है, केंद्र सरकार ने अभी बच्चों के लिए जो बर्थ सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं उसमें उनके फादर और मदर का जो रिलीजन है उसको भी इंक्लूड करने की बात की गई है, ठीक है। यहां पे क्लियर कहा जा रहा है कि जब बच्चों का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है उसी समय पेरेंट्स को सेपरेटली फादर और मदर को जो है अपने रिलीजन को वहां पे फॉर्म में इंक्लूड करना होगा। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए मॉडल नियमों के अनुसार अब माता पिता को बच्चे के जन्म का पंजीकरण करते समय बच्चे के पिता और मां दोनों के धर्म को अलग अलग दर्ज करना होगा और इन नियमों को लागू करने से पहले राज्य सरकार द्वारा अपनाना और अधिसूचित करना होगा। तो पहले जन्म रजिस्ट्रार में केवल परिवार का धर्म दर्ज किया जाता था, ठीक है, माता पिता का सेपरेटली नहीं दर्ज किया जाता था। और अब जो है फादर और मदर का सेपरेटली जो है उनके रिलीजन को दर्ज किया जाता है। तो इस प्रस्तावित फॉर्म नंबर 1 में जन्म रिपोर्ट में बच्चे के धर्म के लिए टिक मार्क चयन की आवश्यकता वाले कॉलम का विस्तार किया जाएगा, जिसमें अब पिता का धर्म और माता का धर्म भी होगा, ठीक है। तो गोद लिए गए बच्चे के माता पिता के लिए इस तरह का भी सेम बदलाव है, ठीक है। जो भी माता पिता बच्चों को अडॉप्ट करते हैं उनके लिए भी अगर उसका भी बर्थ सर्टिफिकेट बनाया जाएगा तो यहाँ पे भी सेम नियम लागू किए जाएंगे। अब देख लेते हैं कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 है क्या। तो ये जो है पिछले साल 11 अगस्त को संसद द्वारा पारित किया गया था। इसके अनुसार जो है वो जन्म और मृत्यु डेटाबेस को राष्ट्रीय स्तर पर बनाए रखा जाएगा और इसका उपयोग जो है वो राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्रार NPR को अपडेट करने के लिए, इसमें मतदाता सूची, आधार संख्या, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, संपत्ति पंजीकरण और ऐसे अन्य डेटाबेस जिन्हें अधिसूचित किया जा सकता है सभी को शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं इसका मोटा मोटी इस अधिनियम में क्या क्या मुख्य बातें हैं। तो राष्ट्रपति की सहमति मिली थी 11 अगस्त 2023 को और संशोधन जो हुआ था 1969 का अधिनियम को ही संशोधित किया गया था। तो प्रस्तावित क्या था, तो जन्म और मृत्यु का राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय डेटाबेस तैयार करने का प्रस्ताव था, ठीक है। और प्रावधान क्या था, तो रजिस्ट्रार जनरल की नियुक्ति का प्रावधान था, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने का प्रावधान था और जन्म पंजीकरण के दौरान माता और पिता या अभिभावक का आधार नंबर भी आवश्यक होगा। तो रजिस्ट्रार जनरल बनाएंगे पंजीकृत जन्म और मृत्यु का एक राष्ट्रीय डेटाबेस। तो ये मुख्य बातें थी इस अधिनियम की, ठीक है। तो इसमें आगे देख लेते हैं, इसमें डिजिटल रिकॉर्ड को भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने की बात की गई है कि जो पिछले साल 1 अक्टूबर को प्रभावित किया गया, ठीक है। देश में सभी रिपोर्ट किए गए जितने भी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए उसको केंद्र सरकार के द्वारा नागरिक पंजीकरण प्रणाली, उसी का जो पोर्टल है CRSORGI, CRS का मतलब होता है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ठीक है, RGI government.in ये पोर्टल है, इसी के माध्यम से जो है डिजिटल रूप से पंजीकृत किया जाएगा। और इस प्रणाली के तहत जारी डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र जो है वो शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए आवश्यक होते हैं और उसी के साथ विभिन्न सेवाओं के लिए जन्म तिथि साबित करने के लिए एक एकल दस्तावेज होगा, ठीक है, सिंगल डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है। और सांख्यिकी और कानूनी जानकारी के बारे में क्या कहा जा रहा है, तो इसमें जन्म रजिस्टर को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक कानूनी जानकारी के लिए, एक सांख्यिकी जानकारी के लिए। तो पिता माता के धर्म की जानकारी जो है वो सांख्यिकी जानकारी के लिए ही रखी जाएगी, दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रीय डेटाबेस क्या होता है, तो 2023 के संशोधन के अनुसार जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है राष्ट्रीय स्तर पर पंजीकृत जन्म और मृत्यु का डेटाबेस बनाए रखेंगे और मुख्य रजिस्टर और रजिस्ट्रार के लिए पंजीकृत जन्म और मृत्यु का डेटाबेस ऐसे डेटाबेस में साझा करना अनिवार्य है। और जो शुरुआत में 1969 में क्या नियम था, तो जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अनुसार जो RGI था, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, को राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त मुख्य रजिस्ट्रारों की गतिविधियों के समन्वय और एकीकरण के लिए कदम उठाने का अधिकार दिया गया था। और नागरिक पंजीकरण प्रणाली पदाधिकारियों की नियुक्ति जो है वो पंचायत स्तर तक की जाती थी, ठीक है। अब देख लेते हैं नागरिक पंजीकरण प्रणाली, इसी को कहा जाता है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। इसका उपयोग जो है वो वार्षिक नागरिक पंजीकरण प्रणाली पर आधारित भारत के महत्वपूर्ण सांख्यिकी रिपोर्ट को संकलित करने के लिए भी किया जाता है, जो राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंग अनुपात, ठीक है, इन सर्वे को भी बेहतर तरीके से जांचने के लिए, मापने के लिए जो है इस तरह का डेटा लिया जा रहा है, जिससे लिंग अनुपात, शिशु मृत्यु दर, मृत जन्म और
मृत्यु के बारे में डेटा को सार्वजनिक किया जा सके। ठीक है, तो देख सकते हैं सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मेनली किस लिए किया जाता है, तो बर्थ रजिस्ट्रेशन के लिए, डेथ रजिस्ट्रेशन के लिए, स्टिल बर्थ रजिस्ट्रेशन के लिए और मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह के डेटा का उपयोग सरकार द्वारा सामाजिक आर्थिक नियोजन और विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों के कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का भी मूल्यांकन किया जाएगा। जो गवर्नमेंट के द्वारा वेलफेयर प्रोग्राम चलाए जाते हैं तो वो कितना ज्यादा प्रभावित कर रहा है सोशियो इकोनॉमिक क्षेत्र को, हमारे समाज को कितना लाभ पहुंचा रहा है, उसका मूल्यांकन करने में भी हमें सहयोग करेगा। ठीक है, और यह सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की आधारशिला के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला आर्टिकल जो है, इसमें मेनली जो है वीवीपैट के बारे में कहा जाता है। तो वीवीपैट का फुल फॉर्म जो है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का फुल फॉर्म है से जुड़ी एक सहायक प्रणाली जो वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल का परिचय और उपयोग और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 यादृच्छिक मतदान केंद्रों से वीवीपैट मिलान की गिनती। मेनली जो है वीवीपैट का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि बहुत से जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते, लगातार कहा जाता है कि सत्तारूढ़ पार्टियां इसको मैनिपुलेट करती है, छेड़छाड़ करती है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है। इसी को सुरक्षा के लिए जो है वीवीपैट को रखा गया है। ठीक है, ये देख सकते हैं वीवीपैट क्या होता है। ठीक है, एक प्रिंटर होता है ईवीएम के बगल में ही जो 7 सेकंड तक दिखाएगा कि आपने किसे वोट दिया है, इसकी सत्यापिता को यहाँ पे निर्धारित करता है। 7 सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिक जो है कट जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो वोटों की गिनती भारतीय चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल के आलोचकों को अभी भी जो है विश्वास नहीं दिला पाई है, और कुछ लोग जो हैं इस तथ्य का सुझाव देते हैं कि यदि ईवीएम की मतपत्र इकाइयों में दर्ज किए गए वोटों और वीवीपैट में मुद्रित पर्चियों के अलावा निष्पादित किए गए सभी आदेशों का मशीन ऑडिट ट्रायल सिस्टम में बनाए रखा जाए तो प्रक्रिया और अधिक, यहाँ पे कुछ लोग इसका भी जो है सुझाव दे रहे हैं मशीन ऑडिट ट्रायल सिस्टम की। ठीक है, जिससे कि और ज्यादा पारदर्शिता लाई जा सकती है मतदान प्रक्रिया में। तो देख सकते हैं वीवीपैट जो है मेनली वोट दिया किसे दिया ये निर्धारित करता है, वेरीफाई करता है जिस प्रत्याशी को हम वोट देना चाहते हैं उसका चेहरा, उसका नाम और उसकी संख्या भी आ जाती है। ठीक है, इसलिए इसे सेटिस्फाई संतुष्ट करने के लिए ही वीवीपैट को लाया गया है। दूसरों का सुझाव है कि वीवीपैट के उपयोग ने संभावित कमजोरियों को पेश किया है जो ईवीएम की स्टैंड अलोन प्रकृति और विरासत प्रणाली के अंतर्गत आने वाले तकनीकी और प्रशासनिक सुरक्षा उपायों के साथ मौजूद नहीं थी। बहुत बार देखा गया है कि ईवीएम मशीन में बहुत छोटे छोटे मामले आए हैं कि जो पुराने डेटा हैं वो भी ऑलरेडी सेव रह जाते हैं। ठीक है, तो इसी के कारण जो है इस तरह का वीवीपैट का उपयोग किया जाता है। तो इसे भी सुरक्षा उपायों पर फिर से काम करके संबोधित किया जा सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वीवीपैट संयुक्त सिस्टम स्टैंड एलोन ईवीएम की तरह ही सुरक्षित और फुल प्रूफ हो सके। तो ईवीएम पे क्या क्या आरोप लगाए जा रहे हैं हम लोग एग्जाम्पल से भी देख लेंगे। तो कदाचार और ईवीएम हैकिंग के बारे में कैसेंड्रा जैसी घोषणाओं के बावजूद अब तक ईवीएम के साथ किसी वास्तविक छेड़छाड़ का कोई भी सबूत नहीं मिला है। हालांकि जैसा कि किसी भी मशीन में होता है, ईवीएम में गड़बड़ी आई है और मशीन की विफलता की स्थितियों में उन्हें तुरंत बदल भी दिया जाता है। लेकिन मौजूदा तकनीकी और प्रशासनिक सुरक्षा, क्योंकि अभी हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा सरकारी तंत्र है पूर्णतः जो है वो सत्तारूढ़ पार्टी के अतिरिक्त दबाव में है। एग्जाम्पल में हम लोग लगातार देख रहे हैं ईडी, इनकम टैक्स, ठीक है, सीबीआई, उसका दुरुपयोग हो रहा है। तो ये भी दुरुपयोग हो सकता है क्योंकि अगर खराब हो गया, अगर कहीं एक व्यक्ति को ही वोट जा रहा है, अगर सत्तारूढ़ पार्टी के फेवर में जा रहा है तो हो सकता है वहां के अधिकारी इसको नजरअंदाज भी कर सकते हैं। इसी के लिए जो है प्रशासनिक सुरक्षा उपायों के बावजूद इनमें हैकिंग या फिर हेरफेर की संभावनाओं की आलोचना किसी भी वास्तविक सबूत के साथ नहीं की गई। अभी तक जो है कोई भी वास्तविक सबूत पेश नहीं किया गया है किसी भी पार्टी या किसी भी व्यक्ति के द्वारा ईवीएम के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा, ईवीएम के लिए जो है हम लोग M3 वर्जन का मशीन उपयोग करते हैं। तो इसकी कुछ मुख्य बातें देख लेते हैं। ईवीएम की चिप को सिर्फ एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है। चिप के सॉफ्टवेयर कोड को पढ़ा नहीं जा सकता है, दोबारा लिखा नहीं जा सकता है। इंटरनेट या किसी भी नेटवर्क से कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या बढ़ने पर कोई परेशानी नहीं होगी। यदि सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी हुई तो डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखने लगेगा और बाहर से कंट्रोल यूनिट या फिर बैलेट यूनिट लगाई गई तो सिस्टम बंद हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषता है अभी ईवीएम की। अब उदाहरण देख लेते हैं कि किस तरह का आरोप कब लगाए गए। तो यहाँ पे 2019 के आम चुनाव और कई अन्य विधानसभा चुनावों में वीवीपैट की नमूना गणना की गई जो मतदाता को यह पुष्टि करने की अनुमति देती है कि
जनादेश जो है वो ईवीएम पर किए गए विकल्प से मेल खाता है। ठीक है, जिस भी व्यक्ति को हम वोट दे रहे हैं, वीवीपैट जो है उसको वेरीफाई करती है कि सही आपने बटन दबाया है या नहीं। इससे पता चलता है कि वीवीपैट की पुनर्गणना और ईवीएम के बीच बेमेल है। ठीक है, मतलब कि बेमेल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है अपोजिशन पार्टी के एलिगेशन, आरोप लगाने के कारण जो है वीवीपैट को फिर से लाया गया है। तो गिनती बहुत ही कम होती है वीवीपैट की, ये एक समस्या रही है। यह छोटी मोटी त्रुटियों का परिणाम है, जैसे मतदान प्रक्रिया से पहले मशीन में मॉक पोल को न हटाना या मशीन से अंतिम गिनती की मैनुअल रिकॉर्डिंग में त्रुटियां। तो ये कुछ समस्याएं रही है ईवीएम में। ठीक है, तो प्रांत के आकार के आधार पर प्रत्येक राज्य और यूटी के लिए विशिष्ट विधानसभाओं की चयनित संख्या बनाकर इसे और अधिक सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण बनाने के लिए पुनर्गणना नमूने में वृद्धि या बस उन सीटों पर पुनर्गणना नमूने को बढ़ाने के लिए जहां जीत का अंतर संकीर्ण है, बहुत कम अंतर से कोई व्यक्ति जीता है। मान लीजिए 2 कैंडिडेट हैं, मुख्यतः 2 कैंडिडेट में ही ज्यादा लड़ाई होता है, तो किसी ने 33,000 वोट लाया और कोई व्यक्ति जो है 32,500 वोट लाया, तो यहाँ पे फिर से रिकाउंटिंग की जा सकती है। ठीक है, लेकिन पुनर्मतदान पर जोर देना जो है वो अतिशयोक्ति है और ईवीएम में भरोसे की स्पष्ट कमी लगती है। लेकिन बार बार ऐसा देखा जाता है कि जब छोटा गैप से कोई व्यक्ति जीतता है तो वहां पे लगातार जो है फिर से चुनाव करने की बात की जा रही है, जहां पे सरकार पे अतिरिक्त बोझ पड़ता है धन का। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला आर्टिकल। इसमें मेनली कहा जाता है कि सीबीएसई ने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसको लागू करने का एक और बेहतर कदम उठाया है कि क्लास 11 और 12 में जो है ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिससे कि लोगों में तार्किक क्षमता बढ़ सके। ठीक है, लोग वास्तविकता में जी सके, रटन विद्या पे ज्यादा ध्यान केंद्रित न करें, रटने पे ज्यादा ध्यान न दें। ठीक है, वो समझे कि वो टॉपिक से क्या समझ पा रहे हैं, अपने वास्तविक जीवन से उसको कैसे कोरिलेट कर पाएंगे। ठीक है, उसी की बात यहाँ पे की जा रही है कि जैसे एमसीक्यू हो गया या फिर केस बेस्ड क्वेश्चन हो गया, सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस हो गया, इस पे जो है क्वेश्चंस की संख्या जो है लगभग 40 से 50% इन टॉपिक्स को बढ़ा दी गई। इस तरह के क्वेश्चंस के पैटर्न को बढ़ा दिया गया है। वहीं जो शॉर्ट क्वेश्चंस है या फिर लॉन्ग आंसर्स हैं, उनकी संख्या को 40 से 30% तक रिड्यूस कर दिया गया है, घटा दिया गया है। तो उसी की बात यहाँ पे की जा रही है कि पैटर्न में बदलाव की घोषणा करने वाली सीबीएसई के अधिकारियों के अनुसार कहा जा रहा है कि 2024-25 के सेशन से कक्षा 11 और 12 की परीक्षाओं में अधिक योग्यता आधारित प्रश्न शामिल होंगे, जो वास्तविक जीवन स्थितियों में अवधारणाओं के अनुप्रयोग का आकलन करेंगे। ठीक है, वही बात कहा जा रहा है कि जो केस स्टडी से संबंधित क्वेश्चंस होंगे या स्रोत इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस को 40 से 50% तक बढ़ा दिया गया है और जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते थे उसको 40 से 30% तक घटा दिया गया है। ठीक है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार बोर्ड ने स्कूलों में योग्यता आधारित शिक्षा के कार्यान्वयन की दिशा में कई कदम उठाए हैं, जिसमें दक्षता के मूल्यांकन को संरेखित करना, शिक्षकों और छात्रों के लिए अनुकरणीय संसाधनों के विकास के साथ साथ शिक्षकों की निरंतर क्षमता निर्माण आदि भी शामिल है। इन सभी चीजों को भी मूल्यांकन करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं सीबीएसई के द्वारा। ठीक है, तो बोर्ड का मुख्य जोर जो है वो एक शैक्षणिक पारिस्थितिकी तंत्र, एक इकोसिस्टम बनाने पर है जो रटने से दूर ले जाए। जो बच्चे रट कर नंबर ले आते हैं और कुछ सीख नहीं पाते हैं, ठीक है, उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, इसी के लिए इस तरह कदम उठाया जा रहा है कि रटने से दूर ले जाए बच्चों को और सीखने की ओर ज्यादा से ज्यादा प्रेरित करें। 2021 की सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए छात्रों की रचनात्मक महत्वपूर्ण है और सिस्टम सोच क्षमताओं को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करनी है। तो बोर्ड शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए मूल्यांकन और मूल्यांकन प्रथाओं को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ संरेखित करना जारी रख रहा है। इसी के लिए जो है आगामी सत्र में बोर्ड के द्वारा, सीबीएसई बोर्ड के द्वारा उसके प्रश्न पत्रों में शामिल वास्तविक जीवन स्थितियों, केस स्टडी से संबंधित क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा रहा है और उसमें अवधारणाओं के अनुप्रयोग का आकलन करने वाले योग्यता आधारित प्रश्नों का प्रतिशत भी बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि करेंट अफेयर से रिलेटेड है। देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो वीवीपैट से है। जैसे ही आज न्यूज़पेपर में वीवीपैट का पहला आर्टिकल आया था, उसी समय ये क्वेश्चन बनाया था मैंने। तो क्वेश्चन में क्या कहा जाता है कि वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, उसी को वीवीपैट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला स्टेटमेंट है, यह मशीन जो है वो मतदाताओं को यह सत्यापित करने की अनुमति देती है कि उनका वोट इच्छित उम्मीदवार के पक्ष में गया है या नहीं। सही बात है।
दूसरा जो स्टेटमेंट है, मुद्रित मत पत्र में एक पर्ची होती है जो वीवीपैट पर 7 सेकंड के लिए दिखाई देती है और इसमें उम्मीदवारों का नाम, संख्या और पार्टी का प्रतीक अंकित होता है। यह भी सही है। उपयोग किए गए मत पत्र पर जो प्रिंट हुआ है वो 5 साल से अधिक समय तक रहता है। यह भी सही है। ठीक है, तो तीनों का तीनों कथन जो है वो सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हवाना सिंड्रोम शब्द का सबसे अच्छा वर्णन है? तो ये जो है यह मानसिक स्वास्थ्य लक्षणों के एक समूह को संदर्भित करता है जिसमें बिना किसी बाहरी शोर के कुछ आवाजें सुनना, मतली, चक्कर, सिर दर्द, याददाश्त कम हो जाना, स्मृति हानि और संतुलन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, हवाना सिंड्रोम बहुत ही महत्वपूर्ण है। हवाना कहाँ है? तो क्यूबा में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो संयुक्त मीडिया जांच ने हाल के वर्षों में अमेरिकी राजनयिकों द्वारा अनुभव किए गए रहस्यमय हवाना सिंड्रोम लक्षणों को रूसी खुफिया इकाइयों से जोड़ा है। ठीक है, जिसमें हवाना सिंड्रोम को यहाँ पे वर्णित किया गया है, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य लक्षणों के समूह को संदर्भित करता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वे विभिन्न देशों में अमेरिकी खुफिया और दूतावास के अधिकारियों द्वारा अनुभव किए जाते हैं। लक्षणों में बिना किसी बाहरी शोर के, ठीक है, कुछ ध्वनियां सुनना, मतली आना, चक्कर आना, सिर दर्द, मेमोरी लॉस हो जाना, शरीर का बैलेंस कम हो जाना। ठीक है, तो ये सारी जो है सिंड्रोम है, हवाना सिंड्रोम है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्वेल वेव्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें पहला स्टेटमेंट है, उफान समुद्र की सतह पर लंबी तरंग धैर्य तरंगों का बनना। दूसरा स्टेटमेंट है, इन तरंगों के निर्माण पर स्थानीय हवाओं का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। और तीसरा स्टेटमेंट है, इन तरंगों की तरंग धैर्य कई किलोमीटर तक होती है। तो कितने जो स्टेटमेंट है वो सही है? इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट जो है वो सही है और पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, उफान जो है वो समुद्र की सतह पर लंबी तरंग धैर्य तरंग का बनना। तो यहाँ पे केरल के मध्य और दक्षिणी जिलों में प्रचंड लहरों ने तटीय क्षेत्रों को जलमग्न कर दिया। इसी कारण जो है स्वेल वेव्स को जो है केरल के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, जिसमें समुद्र की सतह पर लंबी तरंग धैर्य तरंगों का बनना, उफान मारना, यह सतह जो है वो गुरुत्वाकर्षण तरंगों की एक श्रृंखला से बना होता है। यह भी ध्यान रखिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के चेन से बना होता है। ठीक है, और वे स्थानीय हवाओं के कारण नहीं होते। ये भी ध्यान रखिएगा, स्थानीय हवाओं के कारण नहीं होते, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है। और ऐसे तूफानों के दौरान हवा से पानी में भारी ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, हवा से पानी में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, एयर टू वाटर करंट का ट्रांसफर होता है, जिससे बहुत ऊंची लहरें बनती है। ठीक है, यहाँ पे एक उम्मीद किया जा रहा है कि 150 मीटर से 700 मीटर तक ऊंचा जो है वो तरंग धैर्य बनता है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यदि हम, ये एक लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि अभी ताइवान में जो है 7.4 मैग्नीट्यूड का जो है वो वहां पे अर्थक्वेक आया था, इसी कारण जो है ताइवान का लोकेशन महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ताइवान को केंद्र मानकर, जैसे कि ताइवान यहाँ पे है तो उसके क्लॉकवाइज में, ठीक है, ताइवान के चारों ओर निम्नलिखित जल निकायों को दक्षिणावर्त दिशा में व्यवस्थित करें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में व्यवस्थित करें। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। सबसे पहले जो होगा, जैसे कि ताइवान है तो इसके नॉर्थ में जो है वो पूर्वी चीन का समुद्र है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है यहाँ पे फिलीपींस है, हम लोग फिगर में देख सकते हैं। सबसे पहला जो है वो ईस्ट चाइना सी है, दूसरे नंबर पे फिलीपींस सी है, तीसरे नंबर पे लुजोन स्ट्रेट है। ठीक है, चौथे नंबर पे जो है वो साउथ चाइना सी है और पांचवें नंबर पे जो है वो ताइवान स्ट्रेट है। क्लियर हो गया? यही सारी चीजें सवाल में पूछी गई थी। ठीक है, तो लोकेशन ध्यान रखिएगा। तो ये थे आज के द हिंदू के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हमने डिस्कस किया। कैसा लगा आज का डिस्कशन, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।